इसका जेल में 40,000 कैदियों की कैपेसिटी है। यहाँ वो कैदी हैं जिन्हें आप सबसे खतरनाक और अनसेफ इंसान मान सकते हैं। तुमने कितने लोगों की जान ली है? 5, 10, कितने? 50 से ज्यादा। MS-13 और बाकी कई गैंग्स। ये जानवर है, ये इंसान नहीं है। ये साइकोपैथ और सोशियोपैथ है, ऐसे लोग जिनसे आप यहाँ मिलने वाले हैं। हम सबसे खतरनाक कैदियों को देखने जा रहे हैं। स्वागत है सी कॉर्ट में, जो कैपेसिटी के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी जेल है, एल सल्वाडोर में। इसे सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को कैद करने के लिए बनाया गया है। जो यहाँ आते हैं वो जिंदा बाहर जाने की उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम यहाँ से कैसे बाहर जाओगे? इस छोटे से देश जिसकी आबादी सिर्फ 60 लाख है, उसको इतनी बड़ी जेल क्यों चाहिए? वजह है खतरनाक गैंग्स। कभी पूरे देश पर राज करने वाले इन गैंग्स पर मार्च 2022 से कड़ी कार्रवाई शुरू हुई। राष्ट्रपति नायाब बुकेले के शासन में सिर्फ 16 महीनों में 70,000 से ज्यादा लोग को अरेस्ट किया गया। ये देश की एडल्ट पॉपुलेशन का करीब 2% है। ये देश की एडल्ट पॉपुलेशन का करीब 2% है। बसों ने रात के अंधेरे में एक सख्ती से तैयार किए गए ऑपरेशन में हजारों गैंग के सदस्यों को जंजीरों में बांधकर सी कॉर्ट पहुंचाया। एक के पीछे एक बैठाए, सिर झुकाए, वो एक ही भीड़ की तरह दिख रहे थे। हथियारबंद गार्ड से घिरे होने के कारण उनमें से किसी ने भी आदेशों का विरोध करने की हिम्मत नहीं करी। एक ही दिन में उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। हम यहाँ के सबसे खतरनाक गैंग लीडर का इंटरव्यू भी करेंगे। 10 मिनट। 2022 में बनी ये जेल बहुत बड़ी है। ये जेल जो है ये करीब 410 एकड़ में फैली है दोस्तों। और आपको बता दें इसमें करीब 8 अलग अलग हिस्से हैं। हर 2 हिस्सों को 3 मीटर ऊंची दीवार और नुकीले तारों से घेरा गया है। ये पूरी जगह 9 मीटर ऊंची दीवार और 3 मीटर ऊंची बिजली की तारों वाली फेंस से घिरी हुई है, जिसमें 15,000 वोल्ट का करंट है। 19 वॉच टावर्स हर हरकत पर नजर रख रहे हैं ताकि कुछ भी छूट न जाए। यहाँ की पूरी डिजाइन सिर्फ भागने से नहीं रोकती, बल्कि भागने के ख्याल को ही मिटा देती है। हेलो, हमारे पास प्रेसिडेंसी से परमिशन है। सोल्जर्स ने हमें रोक लिया। हमें उम्मीद है कि ये आखिरी चेक पॉइंट होगा। सी कॉर्ट के आसपास के 2 किलोमीटर के दायरे में जैमर ने सारे सिग्नल्स ब्लॉक कर दिए हैं, जिससे कम्युनिकेशन बंद हो गया है। जेल की सुरक्षा के लिए 600 से ज्यादा सैनिक सिर्फ बाहरी सुरक्षा पर तैनात हैं। जेल में दाखिल होने से पहले हमें अपनी सारी चीजें यहीं छोड़नी होंगी। हम सिर्फ कैमरा और माइक्रोफोन साथ ले जाएंगे बस। धीरे धीरे पास करो, कैमरे की तरफ देखो। बॉडी स्कैनर। मुझे याद नहीं रहा कि मैंने अपनी वेडिंग रिंग उतारी है। इसे वहाँ रखना होगा। ये मशीन कुछ भी छुपने नहीं देती। ये हाई कैपेसिटी एक्सरे स्कैन हड्डियों और अंदरूनी अंगों तक को दिखा देता है। इसे खासतौर पर नए कैदियों की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कोई भी अपनी बॉडी में ऐसा सामान ना ले जाने की कोशिश करे जो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये लोग चीजें निगल लेते थे या फिर वजह और एक के जरिए अंदर लाने की कोशिश करते थे। माइक्रो SD कार्ड, माइक्रोचिप्स और यहाँ तक कि फोन चार्जर भी। एक और गहन बॉडी चेक की गई। अपने जूते उतारो। उन्होंने हमारे सॉक्स को भी अंदर से चेक किया। हमें केवल सिक्योरिटी पार करने में 1 घंटा लग गया, जबकि हमें मीडिया के रूप में इनवाइट किया गया था और इसके लिए महीनों पहले अप्लाई किया था। गार्ड्स ने मास्क पहना है क्योंकि वो यहाँ एक जोखिम भरा काम कर रहे हैं। अगर उनकी पहचान हो गई तो टाउन सेंटर्स जाना उनके लिए और भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इनके गैंग्स के बहुत सारे कनेक्शन है, इसलिए उन्हें अपनी पहचान छुपानी पड़ती है। आप मास्क क्यों नहीं पहनते? मुझे उनसे आमने सामने बात करनी पड़ती है, उनकी आंखों में देखकर। वो पहले से ही जानते हैं कि मैं कौन हूँ। अब हम रजिस्ट्रेशन रूम में हैं। ये जगह सिर्फ कैदियों के लिए है। जब किसी क्रिमिनल को सड़क से पकड़ा जाता है तो उनके पास कोई ID नहीं होती और न ही वो अपना असली नाम बताते हैं, इसलिए उनकी फिंगरप्रिंट और फोटो लेकर उन्हें सिस्टम में एनरोल किया जाता है। एक बार जब वो सी कॉर्ट का परमानेंट पार्ट बन जाते हैं तो वो अपने परिवार और प्रियजनों से हमेशा के लिए संपर्क खो देते हैं, क्योंकि फैमिली विजिट स्ट्रिक्टली मना है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बड़ी कार्रवाई के दौरान कुछ मासूम लोग गलती से जेल में बंद कर दिए गए। नो कॉन्टैक्ट पॉलिसी की वजह से उनके परिवार को ये तक नहीं पता कि वो कहाँ हैं या जिंदा भी हैं या नहीं। कुछ के लिए ये डॉक्यूमेंट्री उनके गायब प्रियजन को देखने का पहला मौका हो सकता है। कैदियों के मॉड्यूल्स में जाने से पहले हम जेल के आर्मरी सेक्शन में गए। ये हिस्सा किसी भी संभावित दंगे के मामले में जरूरी है, क्योंकि यहाँ के क्रिमिनल्स दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स माने जाते हैं। हम जो हथियार यहाँ इस्तेमाल करते हैं और वो T65 राइफल है, जो कि M16 राइफल जैसी ही होती है। हमारे पास 12 गेज शॉटगन भी है। सिग सॉयर राइफल हमें तंग जगहों में भी आसानी से काम करने देती है।
जब क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर बस में ले जाया जाता है तो उनके मूवमेंट को रोकने और ऑफिसर्स की सुरक्षा के लिए कई तरह की हथकड़ियां और जंजीरें लगाई जाती हैं। क्या यहाँ पे कभी दंगा हुआ है? अभी तक कोई भागने की कोशिश नहीं हुई। यहाँ हमारे पास सबसे खतरनाक क्रिमिनल है। दंगा रोकने वाले गियर में सिर की सुरक्षा, फेस शील्ड, गर्दन की सुरक्षा, एंटी ट्रॉमा वेस्ट, पैरों की सुरक्षा, शिन गार्ड्स और एक शील्ड शामिल है। आमतौर पर जेलों में कैदी हाथ से बने हथियार जैसे चाकू या नुकीले औजार तैयार कर लेते हैं। उनकी पूरी सुरक्षा की जाती है। आप देख सकते हैं उनके पैरों की भी सुरक्षा होती है। क्योंकि जेल बहुत बड़ी है, हमें बस से जाना होगा। अब हम मॉड्यूल एरिया में एंटर कर रहे हैं। देश को सुरक्षित रखने के लिए सीकॉट में 1000 स्टाफ मेंबर्स काम करते हैं। ये लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन बस सोचिए अगर कोई कैदी इस किले नुमा जेल से बाहर निकल भी जाए तो जो छोटे छोटे पत्थर आप देख रहे हैं उन्हें जानबूझकर यहाँ रखा गया है। इन पत्थरों पर चलते ही आवाज होती है जैसे अलार्म बज गया हो। ऐसे में चुपचाप भागना नामुमकिन है। क्या उन्होंने भागने की कोशिश की? नहीं। क्या वो कोशिश कर सकते हैं? मुश्किल है, क्योंकि उन्हें कई सिक्योरिटी रिंग्स पार करने होंगे। सीकॉट को एक अलग अलग जगह पर अपनी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिकल और सीवेज सिस्टम भी शामिल है ताकि बाहरी रोक टोक ना हो सके। अगर बिजली कट जाए या पानी की सप्लाई रुक जाए तो सिस्टम्स और पावर प्लांट से एक हफ्ते तक काम कर सकते हैं। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। अब हम दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स के आमने सामने होने वाले हैं। माहौल काफी तनावपूर्ण है। अब हम एक मॉड्यूल के अंदर जा रहे हैं। आप यहाँ तीसरे और चौथे मॉड्यूल को एक साथ देख सकते हैं। जो क्रिमिनल इनमें से किसी एक इमारत में घुसता है वो कभी इन दरवाजों से बाहर नहीं निकलता। कुछ ही कदमों में हम 2500 से ज्यादा कैदियों के बीच होंगे। ये ऐसा है जैसे कंट्रोल केओस के बीच कदम रख रहे हैं। उनकी सारी नजरें मुझ पर हैं। वो मेरे हर कदम को देख रहे हैं। मैं उनकी आंखों से नजरें मिला रहा हूं। यहाँ इतने सारे लोग हैं, मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। सभी कैदियों ने सफेद शर्ट, शॉर्ट्स और चप्पल पहनी होती है। उनके पास और कोई सामान नहीं होता। ज्यादातर कैदी मुश्किल से 20-25 साल के होते हैं और गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए हैं। इतिहास के सबसे कुख्यात क्रिमिनल के पास भी आमतौर पर 20 से 30 पीड़ितों का रिकॉर्ड होता है, लेकिन यहाँ कुछ कैदी सैकड़ों मासूम लोगों की जान लेने के लिए जिम्मेदार हैं। क्या मैं कैदियों से कुछ पूछ सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके कोई सवाल है तो मैं उनका जवाब दूंगा। अगर वो मुझसे बात करने की कोशिश करें तो आप क्या करेंगे? मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया तो उन्हें सजा मिल सकती है। मुझे जानने की उत्सुकता है कि इन ग्रुप लीडर्स में से किससे मेरा इंटरव्यू होगा। हमें इस पीली लाइन को पार करने की इजाजत नहीं है क्योंकि ये दुनिया के सबसे खतरनाक इंसानों में से हैं। हमारे और उनके बीच कोई सलाखें नहीं है और हर कोई जानता है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। इस मेगा जेल के 8 मॉड्यूल में से आपको बता दें हर एक में 32 सेल हैं। हर सेल में करीब 80 कैदी होते हैं, लेकिन ये संख्या 150 तक जा सकती है। जेल अभी अपनी पूरी क्षमता पर नहीं है, लेकिन फिर भी हर कैदी के पास केवल 0.5 स्क्वायर मीटर्स की पर्सनल जगह है। कैदियों को ना तो कोई वेंटिलेशन मिलता है और ना ही सेल के बाहर चलने का कोई आंगन। यहाँ हर कैदी को इतनी लंबी सजा दी गई है जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक चीज जो नहीं बदलती वो ये है कि ये कैदी कभी भी बाहर नहीं जाएंगे और कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाएंगे। जेल के अंदर बाहर आने जाने की इजाजत केवल स्टाफ और कभी कभी मीडिया को है। ये लोग कभी भी इस बिल्डिंग को नहीं छोड़ेंगे। अगर आप उनके चेहरे को देखें तो उनकी आंखों में खालीपन दिखेगा। इनके पास भविष्य के लिए कोई उम्मीद नहीं है। ये लोग बहुत रोबोटिक लगते हैं। इनकी जिंदगी एकदम बेजान चल रही है। ये खुला कोना इनका टॉयलेट एरिया है। 80 कैदियों के लिए यहाँ सिर्फ 2 टॉयलेट है। ये काफी अपमानजनक है। इनका पूरा कॉन्फिडेंस और अनुशासन यहाँ तोड़ दिया जाता है। जहाँ ये टॉयलेट करते हैं वहीं पर ये नहाते भी हैं। खुद को साफ करने के लिए वो प्लास्टिक के डायपर्स और एक ही बेसिन का इस्तेमाल करते हैं। उनकी सेल में पीने के लिए सप्लाई नहीं है, इसलिए उन्हें पीने के पानी के लिए एक नीले बैरल पर निर्भर रहना पड़ता है। जहाँ ये कैदी सोते हैं वो है मेटल के बंक बेड। न तकिया और न ही गद्दा। हर कैदी को सिर्फ जरूरत भर का सामान मिलता है।
एक सफेद चादर, एक यूनिफॉर्म, मोजे, चप्पल और एक तौलिया, बस यही। ये कैदी अपने 4 लेवल वाले बंक बेड पर पूरा दिन बिताते हैं। इन्हें ऐसे ठूस कर रखा गया है जैसे गोदाम में सामान रखा जाता है। स्वच्छता और अनुशासन के लिए कैदियों के बाल हर 2 हफ्ते में जेल स्टाफ द्वारा काटे जाते हैं। लंबे बाल या दाढ़ी सिर्फ गंदे ही नहीं होती, बल्कि इनसे तेज धार वाली चीजें भी छुपाई जा सकती है। चलो देखते हैं। अपनी शर्ट उतारो और यहाँ लाइन में खड़े हो जाओ। अब ये अपनी शर्ट्स उतार रहे हैं। ये कैदी कभी MS-13 और बोरियो 18 गैंग्स का हिस्सा थे जो एल सल्वाडोर के मोहल्लों पर राज करते थे। इन 2 दुश्मन गैंग्स ने सालों तक लोकल लोगों से पैसे वसूले और उन्हें बहुत तकलीफ दी। यहाँ बोरियो 18 और MS-13 दोनों गैंग्स एक ही सेल में हैं। हाँ बिल्कुल, पूरा मॉड्यूल ऐसा ही है, सभी इसी तरह रहते हैं। बाहर अगर कोई दूसरे के इलाके में जाता है तो उसे बुरी तरह से मारा जाता है, लेकिन यहाँ वो आखिरी सांस तक एक साथ रहते हैं। ये एक दूसरे पर हमला किए बिना कैसे रहते हैं? इन्हें साथ रहना सीखना पड़ता है। यहाँ ये जेल में है, सड़क पर नहीं। ज्यादातर कैदियों के शरीर पर यहाँ तक कि चेहरे पर भी टैटू है जो उनकी गैंग की वफादारी को दिखाते हैं। MS-13 के लिए टैटू में आमतौर पर शुरुआती अक्षर या नंबर 13 होता है। दूसरे गैंग के मेंबर 18 या 666 जैसे निशान इस्तेमाल करते हैं जो 18 तक जोड़ते हैं और शैतान का प्रतीक माने जाते हैं, या रोमन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। चेहरे पर गैंग टैटू होना इस बात का साफ संकेत है कि वो संगठन के सबसे बेरहम और बड़े मेंबर्स में से एक हैं। सड़क पर ऐसे व्यक्ति से टकराना मौत को सामने देखने जैसा है। मकड़ी के जाल का टैटू रिप्रेजेंट करता है कि व्यक्ति न्याय व्यवस्था के जाल में फंसा है और लंबी जेल की सजा काट रहा है। शैतान के सींग वाला टैटू अंधेरे का प्रतीक है जो इन लोगों के शैतान की पूजा करने को दर्शाता है। कुछ तो यहाँ तक दावा करते हैं कि उन्होंने अपने काम शैतान के आदेश पर किए हैं। आंसू की बूंद वाला ये टैटू दर्शाता है कि उस व्यक्ति ने किसी की जान ली है। अगर 3 आंसू हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने इतने लोगों की जान ली है कि उनको अब इस चीज की गिनती भी याद नहीं है। अभी हंसो बाद में रो वाक्य वाले जो मास्क है या फिर जो जोकर के टैटू हैं, वो ये संदेश देते हैं कि मुश्किलों में भी मजबूत रहो और परिणामों का सामना बाद में करो। क्या ये सभी लोग वाकई में इतने ज्यादा बुरे हैं? ये किसी और ही लेवल पर है। सबसे खतरनाक क्रिमिनल जो अपनी मानसिकता कभी नहीं बदलेंगे। अगर आप ऊपर की ओर देखें तो वहाँ एक कैटवॉक एरिया है। गार्ड्स लगातार इस ऊंची जगह से कैदियों पर नजर रखते हैं। अगर कुछ भी संदिग्ध होता है तो वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा कैमरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क हर कोने पर 24/7 नजर रखता है ताकि कुछ भी छूट न जाए। मॉड्यूल्स को दिन रात रोशनी से भर कर रखा जाता है। जब सूरज ढल जाता है तब भी लाइट्स हर वक्त जलती रहती है। कैदियों पर लगातार नजर रखी जाती है। मुझे लगता है ये यहाँ होने वाली सबसे मुश्किल चीजों में से एक है। जब वो सोने की कोशिश करते हैं तो अपनी आंखों को रोशनी से बचाने के लिए तौलिए से ढक लेते हैं। यहाँ पर एक पादरी बाइबल से कैदियों को देखे कुछ महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ कैदी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक ट्रेनर भी मौजूद है। ये इकलौता समय है जब ये कैदी अपनी सेल से बाहर आते हैं। ये गतिविधियाँ हथियारबंद गार्ड्स की नजर में हफ्ते में कुल 1 घंटे के लिए होती है। इस तरह की एक्टिविटी प्रति सप्ताह टोटल 1 घंटे के लिए होती है। बाकी पूरा समय ये अपनी सेल में बंद रहते हैं। ये एक रोटेटिंग शेड्यूल है। जगह की कमी के कारण सभी कैदी एक ही दिन बाहर नहीं आ सकते। यदि कैदी सेल के बाहर होते हैं तो ऐसे में क्या कभी कोई बड़ा हंगामा हुआ है? अब तक कुछ नहीं हुआ। जब भी हमारा कैमरा किसी सेल पर फोकस करता है तो अक्सर हम किसी कैदी को चुपचाप कुछ शब्द बोलते हुए देखते हैं। जेल की सलाखों के पीछे भी गैंग के मेंबर बाहर ऑर्डर्स भेजने की कोशिश करते हैं। एक कैदी ऐसा ही कर रहा था। उसका मैसेज ब्लॉक करने के लिए सेंसर कर दिया। ये गैंग सभी भी काफी ताकत रखते हैं। अफवाह है कि ये मासूम लोगों को निशाना बनाकर बदला लेने का प्लान बना रहे हैं। इसके जवाब में अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि वे कैदियों पर और सख्त कदम उठाएंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें जेल में खाना नहीं मिलेगा। मैं कसम खाता हूँ वो एक दाना चावल भी नहीं खाएंगे। फिर देखते हैं वो कितने दिन टिकते हैं। यहाँ कैदियों को दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और रात का खाना मिलता है। नाश्ते में आम तौर पर चावल और बीन्स होते हैं और रात के खाने में भी यही होता है। दोपहर के खाने में सफेद चावल और पास्ता मिलता है। यहाँ कोई न्यूट्रिशन वाला खाना जैसे चिकन या मीट नहीं दिया जाता। ये है आज का लंच। चावल, पास्ता और 2 टॉर्टिला। क्या मेन्यू रोज बदलता है? नहीं। क्या हर दिन यही खाना होता है? हाँ, हमेशा यही। फ्रेशमेंट। ये एक मीठा पेय है। मैं इसे खुद चखने वाला हूँ। कैदियों को अपने हाथों से खाना खाना पड़ता है और खाने के बाद अपनी प्लेटें साफ करनी होती है। प्रोटीन की कमी वाली इस डाइट के कारण इनमें से कई को न्यूट्रिशन की कमी की समस्या हो सकती है। हम कैदियों के साथ इंटरव्यू शुरू करने से पहले आपको एक ऐसी जगह दिखाना चाहते हैं जो अब तक देखी गई जगहों से भी ज्यादा खौफनाक है। ये है आइसोलेशन सेल एरिया।
जब कैदी कानून के मुताबिक कोई नियम तोड़ते हैं तो उन्हें इन आइसोलेशन सेल्स में भेजा जा सकता है। कानून मुझे इन्हें 15 दिनों तक यहाँ रखने की इजाजत देता है। इन सेल्स के दरवाजे पूरी तरह से बंद होते हैं। इस ग्रिड से मैं इन्हें देख सकता हूँ और पहचान सकता हूँ कि अंदर कौन है। यहीं पर हम इन्हें खाना देते हैं और दरवाजा खोलने से पहले हथकड़ी लगाने के लिए इस स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। स्वागत है आइसोलेशन सेल में। अगर कोई कैदी मिसबिहेव करता है तो उसे यहीं भेजा जाता है। वो ये नहीं जानता कि कितना समय हो चुका है या उसे और कितनी देर तक यहाँ रहना होगा। दिनों या हफ्तों तक वो इस कंक्रीट के बिस्तर पर सोता है, बिना बाहर निकले। वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे होते हैं, अकेले केवल अपने ख्यालों के साथ। देखिए, यहाँ पर पीने के लिए एक बेसिन है। यहीं से वो पानी लेते हैं और यहीं वे टॉयलेट करते हैं। पीने के पानी का बेसिन और टॉयलेट पास पास हैं। टॉयलेट हाल ही में इस्तेमाल किया गया है और गंदा दिखता है, जिससे लगता है कि सेल का हाल ही में इस्तेमाल हुआ है। उनके पास रोशनी के लिए इकलौता ये छोटा सा छेद है, जिससे मुश्किल से सूरज की रोशनी अंदर आती है। यही छेद ताजी हवा का भी इकलौता साधन है। आपके हिसाब से आइसोलेशन रूम की सबसे मुश्किल बात क्या है? अंदर आप अपने हाथ भी नहीं देख सकते। जब कोई कैदी आइसोलेशन में होता है तो जरूरी है उसके पास पढ़ने को हो जो उसका दिमाग शांत रख सके, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। चाहे कोई क्रिमिनल कितना भी कठोर क्यों ना हो, अकेलापन उन्हें तोड़ देता है। ये हमारे यहाँ के क्रिमिनल्स के लिए जरूरी है जो कभी खुद को भगवान मानते थे। ये लोगों का जीना मरना तय करते थे। वे माफी मांग सकते हैं और शायद भगवान उन्हें माफ कर दे, लेकिन यहाँ न्याय होना चाहिए क्योंकि इतने सारे पीड़ितों के लिए वो यही डिजर्व करते हैं। अब हम साइको नाम से मशहूर कैदी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। उसका 34 साल का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और पिछले 25 साल से वो एक संगठन में बड़ी पोस्ट पर रहा है। 10 मिनट। इस कैदी के चारों ओर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 12 गार्ड्स भी काफी नहीं है। मास्क उतारो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मार्विन आर्नेस्टो है। तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं 41 साल का हूँ। तुम 41 के नहीं लगते, तुम ज्यादा से ज्यादा 35 के लगते हो। ये अच्छी बात है कि तुमने ये कहा, क्योंकि मुझे तो बुरा महसूस होता है। क्या मैं तुम्हारे टैटू देख सकता हूँ? MS-13 तुमने इस क्राइम ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन किया? 2004 में, लेकिन मैंने क्रिमिनल रिकॉर्ड 11 साल की उम्र से शुरू कर दी थी। तुमने पहली बार इस रास्ते पर कैसे कदम रखा? जब किसी के पास सिर्फ माँ होती है और माँ काम पर जाती है तो आप सड़क पर सहारा ढूंढते हो। आप किसी को ढूंढते हो जो आपकी मदद कर सके। मैंने सोचा, और मेरी माँ गरीब है, मुझे जूते चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, और मैंने चोरी करना शुरू कर दिया। फिर मुझे एक पिता की तरह कोई चाहिए था, क्योंकि मैं अपने पिता के साथ बड़ा नहीं हुआ, और मैंने गैंग ग्रुप ढूंढ लिया। मैंने एक हत्या की और एल सल्वाडोर आ गया अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हुए। लेकिन यहाँ और गैंग्स थी और मैंने वही करना शुरू कर दिया और मैं फिर पकड़ा गया। मैं हमेशा ऐसा इंसान रहा हूँ जो अपने मन में ठान ली गई चीजों को पूरा करना चाहता था, और मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे करना था। लेकिन देखो, मैं यहाँ हूँ। शैतान अपने लोगों को ऐसे ही इनाम देता है। क्या सच है कि इस क्राइम ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए किसी की जान लेनी पड़ती है? हाँ, पहला शिकार शायद तुम्हारे किसी रिश्तेदार का ही होता है। मुझे सच में याद नहीं है कि कितने लोगों की जान ली थी, लेकिन हाँ, क्योंकि तुम्हें अपनी गैंग के लिए इलाका हासिल करना होता है। मैंने अपनी माँ, अपने पिता, अपने बेटे, सब कुछ यहाँ गैंग्स की वजह से खो दिया। मेरा मतलब है, मैं USA में अपने परिवार के साथ एक बेहतर जिंदगी जी सकता था, लेकिन तुम जानते हो हमने गलत फैसले लिए। यही इसका नतीजा है। इसलिए मैं युवाओं से कहता हूँ, अरे स्कूल जाओ, अपने माँ और पिता की बात सुनो। वो जिंदगी मत जियो जो हम जी रहे हैं। इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुमने कितने लोग की जान ली है? 5 या 10? कितने? नहीं, अगर तुम जेल में मेरे बाद के समय की बात करो तो शायद 50 से ज्यादा। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। वक्त के साथ तुम इतने निर्दयी और पत्थर दिल कैसे बन गए? मैं सच में सवाल का जवाब नहीं दे सकता। सिकॉट में रहते हुए अपने परिवार को कभी ना देख पाने के बारे में तुम्हें कैसा लगता है? मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैंने अपने बेटे को आखिरी बार तब देखा था जब वो 5 साल का था, और अब वो 21 साल का है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं उसे कहना चाहता हूँ, सुनो, वो गलतियाँ मत करना जो तुम्हारे पिता ने की। एक बेहतर जिंदगी की तलाश करो। जिन लोगों को तुम्हारे कारण नुकसान हुआ, वो भी अपने प्रियजनों को कभी नहीं देख पाएंगे, और तुम भी अपने परिवार को नहीं देख सकोगे। किसी को याद करने की भावनाओं से कैसे निपटते हो? मुझे बुरा लगता है। कभी कभी, जैसे मैंने बताया, मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ और बहुत सी चीजों के बारे में सोचता हूँ। कभी कभी मैं रोता हूँ और कहता हूँ, तुम्हारे जिंदा रहने की प्रेरणा क्या है? एक दिन अपनी जिंदगी बदलना और भगवान को पाना।
मैंने भगवान से कहा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो जो मैंने किया। ठीक है। आखिरकार हमने सूरज की रोशनी देखी और सच कहूं सीकॉट ऐसी जगह है जहां आप कभी भी नहीं जाना चाहेंगे, यहां तक कि एक विजिटर के तौर पर भी। लेकिन जिन लोगों ने सल्वाडोर के मासूम लोगों को शिकार बनाया, यह अब उनका हमेशा का घर बन गया है। इन क्रिमिनल्स ने निर्दोष लोगों का जीने का हक छीन लिया और अब वो इसकी कीमत चुका रहे हैं। सल्वाडोर की सरकार का मैसेज साफ है, अब अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सजा बेहद सख्त होगी। एल सल्वाडोर में सबसे ज्यादा हाई रेट लाइफ कॉस्ट या फाइट्स की वजह से चरम पर। एक साल में हर 1 लाख लोगों में से 104 अपनी जान गंवा देते थे। पिछली सरकारों ने इन गैंग्स के साथ दोस्तों समझौते किए, लेकिन इससे हमेशा के लिए शांति कभी नहीं आई। हालांकि मौजूदा सरकार का मेथड कंट्रोवर्शियल है, लेकिन 2023 तक ये नंबर तेजी से गिरकर 1 लाख में 2.4 हो गया, जिससे सल्वाडोर पहली बार दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में शामिल हो गया। अब तक के नतीजे साफ हैं, शहरों में शांति लौट आई और मोहल्लों में सुकून देखा जा सकता है। लेकिन उन लोगों का क्या जो गलत तरीके से जेल में डाले गए? क्या ये सही न्याय है या केवल अपराध को काबू में रखने का तरीका? क्या ये एक परमानेंट समाधान है या फिर सिर्फ एक टेम्परेरी उपाय? फिलहाल देखिए, हम आपको बता दें, जवाब साफ नहीं है और दुनिया इसे ध्यान से देख रही है। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।